जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कर दें मुझे। आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर है तो ठीक है जी, थैंक यू। जी, तो आज हमारा लास्ट सेशन है और कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं जिन्हें हमें आज डिस्कस करना है। और आपकी तरफ से भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं। जी, तो आज हमारा लास्ट सेशन है। काइंडली दफ़ा जिन जिन स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आज के सेशन के लिए वो एक दफ़ा चैट बॉक्स में भी से पुट कर दें, ताकि मुझे याद रहे कि हमने कौन कौन से जो है क्वेश्चंस को कवर करने हैं। ठीक है। और सेशन के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके रह गए तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं। आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का वो एक्टिव रहेगा। आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज जो मेन चीज़ें मेरी तरफ से जो मैंने कवर करवानी थी, एक तो ये था कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट का कंटेंट कहाँ से आप लेते हैं और किस तरह से अपने उस कंटेंट को आप डिज़ाइन करते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं तमाम चीज़ों को जो है एक दफ़ा कवर करवा दूँ। जी, वो भी बताता हूँ आपको मैं जी। तो जो आप कंटेंट लेते हैं, कंटेंट जिस तरीके से अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो इन बातों को आपने ज़रा ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, जस्ट एक गाइडलाइन है जो आपको बताने जा रहा हूँ। और इसको आप अपने फॉलो करें इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि जब भी आपको क्लाइंट मिलता है, जिसका आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई वेबसाइट बना के देनी है, तो होता ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस क्लाइंट से कोई रेफरेंस वेबसाइट लेते हैं। ठीक है। उसकी वो कंपटीटर की वेबसाइट भी हो सकती है या एक वैसे रेफरेंस वेबसाइट हो सकती है जिस वेबसाइट की तर्ज पर है, जिस तरह की वेबसाइट वो बनवाना चाह रहा है। ठीक है। लाइक अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है और मुझे कहता है कि जी मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट बनवानी है, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि जी आपके पास कोई रेफरेंस वेबसाइट है, यानी कि आप ये चाह रहे हो कि इस जैसी मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, या आपका जो कंपटीटर है आप उसकी वेबसाइट मुझे दिखा दें ताकि मैं उसको स्टडी कर सकूं। ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये होती है, आपको उससे आइडिया हो जाता है कि आपने डिज़ाइन कैसा बनाना है और आपकी वेबसाइट कैसी होगी, या क्या क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपका क्लाइंट आपसे चाह रहा है जी। ठीक है। अगर उसके पास ये चीज़ नहीं है, रेफरेंस वेबसाइट नहीं है, तो वो आपको ये कहेगा जी मेरे पास नहीं है, आप अपना डिज़ाइन खुद बनाएं या मुझे दिखाएं। तो फिर आपने ये करना होता है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं उसी फील्ड से रिलेटेड। यानी कि अगर रेस्टोरेंट की बनवाना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट 3 से 4 या 5 रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स ओपन करें। ठीक है। और उसको आप देखें, उनके डिज़ाइन को देखें, उनको स्टडी करें, और उस डिज़ाइन के उनको देख के जो जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं वही चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बेहतर तरीकेकार ये भी होता है कि आप सिंपली अगर जाते हैं ना wordpress.org पे, तो यहाँ से आपके पास जो थीम्स आ रही होती हैं, ठीक है, इन थीम्स के आप टेम्पलेट ले सकते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट थीम्स देखी थी, उन थीम्स के फिर डिफरेंट टेम्पलेट देखे थे हमने। ठीक है। तो उन टेम्पलेट को आप जो है वैसे गूगल पे जाकर सर्च करें। ठीक है। वर्डप्रेस जो है थीम टेम्पलेट्स, और आगे जो भी आपकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट, तो आपके पास टेम्पलेट आ जाते हैं डिफरेंट। तो उन टेम्पलेट को आप क्या करते हैं, उन टेम्पलेट को आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि जी इस तरह का डिज़ाइन हम आपको बना के दे सकते हैं। अगर मैं लिखूं जैसे, ठीक है, ये आपके पास कुछ टेम्पलेट्स आ गए हैं। ठीक है, जैसे 32
वे आ गए जी, रेस्टोरेंट टेम्पलेट्स आ गई, थीम्स आ गई, ठीक है। ऐसे आपके पास कुछ थीम्स आ जाती हैं, कुछ टेम्पलेट्स आपके पास आ जाते हैं, और उनको आप क्या करते हैं, उनको आप देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि उनका डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। और अब ये पेड आपके पास आ गई हैं, ठीक है। आप फ्री के भी निकाल सकते हैं, फ्री के वहाँ से wp-wordpress.org से आप फ्री के ले लें, ठीक है। और जब आप लाइव रिव्यू करते हैं, तो आपके पास जो टेम्पलेट होगा, आप डायरेक्टली क्लाइंट को उस टेम्पलेट का लिंक भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखिएगा, जो आप लिंक भेज रहे हैं वो पेड है या फ्री का है। अगर पेड है तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि जितनी अमाउंट का वो आपके पास थीम बन रहा है, वो अमाउंट भी आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो, शामिल हो। ये ना हो कि आपने किसी को जो है वेबसाइट बना के दे रहे हैं आप 20,000 की, और 10,000 का आपने थीम परचेज कर लिया है, तो आपको क्या बचना है उसमें से, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, आप पहले पूरे स्टडी करते हैं कि आपकी जो थीम है उसका कितना खर्चा आ रहा है, कितने एक्सपेंसेस हैं उसके। आप अगर डोमेन और होस्टिंग आपने ही बाई करनी है तो उसके कितने प्राइस बन रहे हैं, ठीक है। आपकी कितनी उस पर जो है कॉस्ट लग रही है, आपकी जो वर्किंग कॉस्ट है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके फिर आप एक क्लाइंट को अपने एक बजट देते हैं कि मैं इतने बजट में आपको वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, जिसमें थीम भी मेरा होगा, वेबसाइट की होस्टिंग भी मेरी होगी, डोमेन भी मैं परचेज करके दूंगा आपको, ठीक है, और एक कंप्लीट डिज़ाइन बना के दूंगा आपको, ठीक है। इस तरह से अगर वो कहता है कि वेबसाइट की होस्टिंग और डोमेन मेरी है, मैंने बाई की हुई है, मैंने खरीदी हुई है, आप जस्ट डिज़ाइन बना के दें, तो फिर आप अपनी वर्किंग कॉस्ट उस पर ऐड कर लें, अपने थीम के जो प्राइसेस हैं उसको ऐड कर लें, अगर पेड थीम पे अगर ही है तो वो ठीक है, वरना फ्री के बहुत से थीम है, आप उन पे काम कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ऐड करके फिर क्लाइंट के साथ डील करना होता है। और ये इतनी को बड़ी चीज़ें नहीं है, अगर आप 2-3 घंटे बैठ के सर्च कर लें, आज ही कर लें बेशक, डिफरेंट वेबसाइट्स को देखें, उनके प्राइसेस देखें जाके थीम्स के, और एक अपना खुद का एक बजट बनाने बैठें, तो आप जो है 2-3 घंटों में एक अपना बजट अपना एक बना के दे सकते हैं कि आप कितने बजट में वेबसाइट बना सकते हैं। और फिर आप उसी के जो है ऊपर नीचे आप प्लस माइनस करके अपने क्लाइंट को डील करें, ठीक है। शुरू में आपका जो है यूँ कह लें कि बचत तो कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें जैसे ये एक आपके पास आ गया है, अब ये कि हमने थीम सर्च किया टेम्पलेट उसका, और ये कंप्लीट एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है टेम्पलेट के साथ, ठीक है, जिसपे डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है, हर पेज पर अलग अलग डिज़ाइन है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इसके लिंक को कॉपी करें, और ये लिंक आप जो है क्लाइंट के साथ शेयर कर लें कि ये आप इस डिज़ाइन को देखें। ये तब करना है जब क्लाइंट के पास खुद का कोई डिज़ाइन ना हो, खुद का कोई रेफरेंस वेबसाइट ना हो, और वो आपको जस्ट ये कह दे कि जी मुझे आपको 2-3 डिज़ाइन दिखा दें, उन डिज़ाइन में से मैं आपको एक सेलेक्ट करके दे दूंगा कि आपने ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। आपने क्लाइंट के जो माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है, ठीक है। बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं मार्केट में जिन्हें हर चीज़ का इल्म होता है, और वो आपको बताते हैं खुद से कि हमने ये चीज़ बनवानी है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, और वो कहता है कि जी आप मुझे 2-4 डिज़ाइन दिखा दें, ठीक है, और मैं उन डिज़ाइन को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनमें से एक डिज़ाइन को फिर मैं अपनी इसमें मॉडिफिकेशन करवा लूँगा जो मैंने डिज़ाइन में करवानी हुई। तो उसके लिए फिर आप ये करें कि इस तरह से 3-4 थीम्स निकाल के उनके लिंक उसको भेजें कि जी आप देख लें, जो डिज़ाइन आपको बेहतर लगता है हम इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका सिलेक्शन हो गई, थीम की सिलेक्शन हो गई, या आपकी रेफरेंस वेबसाइट की सिलेक्शन हो गई कि आपने किस तरह से एक रेफरेंस वेबसाइट बनानी है। अब फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट उसने चूज़ की कि जी ऐसा डिज़ाइन मैंने अपनी वेबसाइट का बनवाना है, तो फिर आपने ये देखना होता है कि इसमें कितने पेजेस हैं, ठीक है, और हर पेज पे क्या क्या कंटेंट आया है, ठीक है, इमेजेस कहाँ पे लगी हुई हैं, फुटर में उसने जो मेन्यू सेट किया हुआ है, आया कि वही पेजेस हैं या कोई नया पेज यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उसने, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट पेजेस आ गए हैं, कैटेगरीज आ गई हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास विजेट्स आ गए हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने स्टडी करने के बाद अपना जो है वर्क स्टार्ट करना होता है। समझ आ रही है आपको इस चीज़ की, ठीक है। और वर्क स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ये वेबसाइट आपके पास आ गई और आपने इस वेबसाइट पे ही काम करना है, तो अब सबसे बड़ी जो आपके सामने प्रॉब्लम पेश आती है वो ये आती है कि अब मैं ऐसा डिज़ाइन तो बना लूंगा, लेकिन अब ये जो इमेजेस हैं, ये जो टेक्स्ट है,
अब ये सेम टू सेम तो मैंने नहीं उठाना ना, सेम टू सेम अगर मैं उठाता हूँ तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो ये कहाँ से मुझे मिलेगा जी? ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम इन कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, इस कंटेंट को हम ले सकते हैं। तो अगर आप, सबसे पहले हम बात करते हैं इमेजेस की, अगर आपने इमेजेस बनानी लेनी हो ये वाली, ठीक है, तो वो हम कहाँ से जो है वो सेलेक्ट करें, कहाँ से उठाएं? तो इमेजेस के लिए हम यूज़ करते होते हैं जी मोस्टली, एक हमारे पास वेबसाइट है अनस्प्लैश के नाम से, unsplash.com। एक ये वेबसाइट आपके पास है। बिजनेस में ऐड किस तरह से करने कह रहे हैं आप? अच्छा, उसके बाद एक है जी पिक्साबे, ठीक है। उसके बाद एक पेक्सल है। अच्छा जी, ये कुछ वेबसाइट्स आपके पास हैं, ठीक है। अनस्प्लैश पे जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सी इमेजेस मिल जाएंगी जो कि कॉपीराइट फ्री हैं, ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। जाके आप सर्च करें, जो आपको इमेजेस चाहिए उसको डाउनलोड कर लें सिंपली। ऐसे ही आपके पास पिक्साबे है, पिक्साबे पे आप यहाँ पे जितनी चाहिए इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाएं, पेक्सल पे आ जाएं, यहाँ पे आपको डिफरेंट इमेजेस आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये इमेजेस को यूँ कह लें कि यूज़ करने के लिए आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से जी, ठीक है। फ्री पिक आप यूज़ करें, यहाँ पे आपको इमेजेस भी मिलती हैं जैसे कि इनमें मिल मिल रही थी आपको, और यहाँ पे इमेजेस के साथ साथ आप वेक्टर्स भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये वेक्टर्स आर्ट है, ये वाले, ठीक है। इलस्ट्रेशन आर्ट आ गए हैं, वेक्टर आर्ट आ गई हैं, 3D आपके पास आ गई हैं। उसके बाद फॉन्ट भी यहाँ से आप ले सकते हैं, आइकन भी यहाँ से आप ले सकते हैं, आइकन भी आपको मिल जाते हैं जी, ठीक है। आप सर्च करें तो यहाँ पे आपको आइकन्स भी मिल जाएंगे, और ये डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं आपके पास, ठीक है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, और यहाँ से आप बहुत, आपको जो है क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है जी। इसको आप सर्च करके देखें जी। फ्री पिक के बाद हमारे पास एक वेबसाइट है जी, आइकन यहाँ से भी ले सकते हैं, और आइकन से रिलेटेड अगर आप जाएं तो फ़ॉन्ट ऑसम जो है, यहाँ से भी आप अपने आइकन्स को ले सकते हैं जी। फ़ॉन्ट ऑसम का वैसे तो ये होता है कि मोस्टली थीम्स जो होते हैं, उन्होंने फ़ॉन्ट ऑसम को ऑलरेडी ही उसमें इंस्टॉल किया होता है, उनके जो आइकन्स हैं उनको यूज़ किया होता है। लेकिन फिर भी वो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा आइकन यूज़ करना हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप आइकन्स पे जाएं, और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट आइकन्स आ गए हैं, और यहाँ से अगर आपने को सर्च करना है, लाइक FB का आइकन आपको चाहिए, तो आप उसको सर्च कर लें। Facebook, ये देखिए फेसबुक का किया, तो ये आपके सामने फेसबुक के आ गए, इंस्टा के आ गए, डिफरेंट आपके सामने यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे जी। तो इन वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को, अपने आइकन्स को, वेक्टर्स को, इलस्ट्रेशन को, इन चीज़ों को यहाँ से हासिल कर सकते हैं जी, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को इमेजेस का, इमेजेस के हवाले से? और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट जाके सर्च करें तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि आपने इनको कहाँ से डाउनलोड करना होता है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आते हैं, ये जो आपका था, हाँ जी, कंटेंट की तरफ भी आ रही हैं आपका, ये इमेजेस हो गई हैं, ये वाला कंटेंट हमने कहाँ से लेना होता है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप खुद लिखें, ठीक है। मोस्टली क्लाइंट्स भी आपको कंटेंट देते हैं,
अक्सर हम ये होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उस प्रोजेक्ट में ये होता है कि हम सेक्शन बना लेते हैं। जिस तरीके से अब ये लिखा हुआ है, वेलकम टू वाइट रॉक, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा एक जो है हेडलाइन आ गई है। इस हेडलाइन के साथ ही यहाँ पे उससे रिलेटेड कंटेंट आना चाहिए। तो इस हेडलाइन से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो क्लाइंट हमें खुद देते हैं अक्सर। बहुत से क्लाइंट ऐसे मिलते हैं आपको, तो वो कंटेंट खुद डिज़ाइन करते हैं, कहते हैं कि जी आप ये वाला कंटेंट यूज़ करें, तो आप वो कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट अगर आपको कंटेंट नहीं दे रहा, डिज़ाइन आपने उठाना है, तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप उस कंटेंट को खुद डिज़ाइन कर लें, लिख लें, ठीक है। खुद अगर आप नहीं लिख सकते, तो फिर हमारे पास कुछ एआई टूल्स हैं राइटिंग के, जिन जहाँ से हम क्या करते हैं, इस कंटेंट को जनरेट कर लेते हैं। समझ आ रही है? खुद लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप 3 से 4 डिफरेंट वेबसाइट्स उठाएं, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स उठाएं 3 से 4, और उन वेबसाइट्स के कंटेंट को आप मिक्सअप कर लें, इकट्ठा कर लें, ठीक है। जैसे कि अगर आवर मेन्यू के यहाँ पे उसने कोई कंटेंट दिया हुआ है, तो यही 4-5 वेबसाइट्स पे डिफरेंट होगा। उनको लें, इकट्ठा करें, इकट्ठा करके अपने हिसाब से उसको सेट करें, ठीक है। सेट करने के बाद आपके पास एक टूल है ग्रामरले, इसको यूज़ करें। ये बहुत ही परफेक्ट टूल है। इसकी एक्सटेंशंस भी आपको मिल जाती हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस की हुई हैं। ऊपर देखें आपको, यहाँ पे एक्सटेंशन में ग्रामरले की एक्सटेंशन मिल रही है, ठीक है। ग्रामरले की ग्रामरले की एक्सटेंशन है। और एक है जी राइट सोनिक, क्या नाम है उसका, ग्रामरले। और दूसरा हमारे पास है जी राइट सोनिक, ठीक है। ये राइट सोनिक आ गया। ये दो जो हैं ये आपके पास ए आई एक्सटेंशन है, ठीक है। ये करती क्या है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, लिखते हैं, उस पैराग्राफ, ग्रामरले ज़्यादा बेहतर है राइट सोनिक से। ग्रामरले जो है वो आपकी परफेक्शन करवाती है। आपके जो ग्रामर के इश्यूज होते हैं, आपके स्पेलिंग के इश्यूज होते हैं, उनकी वो करेक्शन करवाती है। ठीक है। तो उस करेक्शन से ये होगा कि आपकी जो जो गलतियां होंगी, जो आपने खुद लिखा होगा, या 2-3 वेबसाइट्स को आपने वहाँ पे उसको मिक्स करके लिखा होगा, तो उसमें जो जो आपके इश्यूज होंगे ग्रामर के हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से, वो ग्रामरली आपकी करेक्शन करवा देती है, ठीक है। राइट सोनिक क्या करता है? राइट सोनिक ये करता है कि आपने एक कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक ये वाला एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, और राइट सोनिक के थ्रू मैं क्या करूँगा, इसी को रिफ्रेज कर देगा वो, यानी कि इसी के वर्डिंग चेंज करके, मीनिंग वही रहेंगे, मीनिंग चेंज नहीं करता, वर्डिंग चेंज करके उस पैराग्राफ को रिफ्रेज कर देता है, ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना हो उसमें, ठीक है। ये काम करता है राइट सोनिक। तो राइट सोनिक को आप यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया अगर आपने कंटेंट खुद लिखा है या डिज़ाइन किया 2-3 वेबसाइट से, उनको सेट करने के लिए ग्रामरली और राइट सोनिक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स आते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कंटेंट को जनरेट करते हैं। उनमें एक आपके पास है जी copy.ai, ठीक है। एक आपके पास है जी writers.me, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट एआई टूल्स हैं। आप जाके सर्च करें राइटिंग एआई टूल्स के नाम से, तो आपके सामने 6 से 7 डिफरेंट एआई टूल्स आ जाएंगे, जो क्या करते हैं, जो आपके कंटेंट को राइट करके देती हैं, ठीक है। और राइट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने लॉगिन किया हुआ, तो इनमें से कुछ टूल्स आपको पेड मिलेंगे, कुछ फ्री के मिलेंगे, और कुछ पेड ऐसे हैं जिन पे आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिलती है कि मंथली आप इतना उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डिफरेंट एआई टूल्स को जाके सर्च करें, तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि एआई टूल्स के साथ वर्क कैसे किया जाता है।
थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपना कंटेंट खुद डिज़ाइन करें किसी हद तक। शुरू में आपको मुश्किल आ सकती है इस चीज़ में, लेकिन फिर ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चीज़ें आपको बहुत ही ये समझिए कि फ़ायदा दे रही होती हैं और बाद में आपको उन चीज़ों का बहुत फ़ायदा होगा जी। अच्छा देखिए, कॉपी डॉट ए आई इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ से आप न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अभी हमने एक पुराना प्रोडक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे साइड बार में आपके सामने वो पूछता है कि आपने कंटेंट किस लिए डिज़ाइन करना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, डिजिटल एड कॉपी है, स्टार्टअप टूल है, वेबसाइट कॉपी है। वेबसाइट कॉपी में अगर आप जाएं तो मजीद यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन, इवेंट कॉपी, लैंडिंग पेज, हीरो टेक्स्ट। अच्छा, जिसके बाद यहाँ पे डिफरेंट आपके सामने चीज़ें आ रही हैं जी। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन पे मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में फिर आपको बताना पड़ता है कि ब्रांड नेम क्या है, जैसे ही मैंने पहले किया था। ठीक है। अच्छा, अब ब्रांड नेम यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया LW, तो आप यहाँ पे कंपनी का नेम लिखें जो भी कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको क्या करना होता है। अभी हमने जस्ट यूँ समझें कि एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कोई 4 से 5 लाइन लिखें यहाँ पे कंपनी के बारे में, इतना तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी वो जिसकी वेबसाइट आप बना रहे हैं उसके उसके ही रिलेटेड जो है यहाँ पे आप 4 से 5 लाइन का यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखें। ठीक है, टेक्स्ट आपने लिखा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, उसकी टोन आप सेलेक्ट करें। ठीक है, जिस तरह कि आप चाह रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल चूज़ कर लें, जो भी आपने चूज़ करनी है। उसके बाद जब आप क्रिएट कंटेंट करेंगे तो क्रिएट कंटेंट करने के बाद नीचे यहाँ पे वो आपको इस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था LW इज अ लीडिंग कंपनी दैट ऑफर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सर्विसेज। ठीक है, और उसने मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दिया LW इज लीडिंग कंपनी दैट ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सर्विसेज, वी एम टू इम्पार्ट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब देखो उसने खुद जनरेट करके दी है। ऐसे नीचे आ जाएं और ये कुछ और डिफरेंट है, ये कुछ और डिफरेंट है, ये कुछ और उसने दिया हुआ है। ठीक है, और आप इन सब को रीड करके देखें तो आपको पता लगेगा कि कितना परफेक्ट उसने इस चीज़ को बना के दिया है। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने इन सब को यहाँ से कॉपी करते जाएं और इस साइड में आप इसको पेस्ट करते जाएं, जैसे कि ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि थोड़ा सा इस लाइन को चेंज करें। ठीक है, कोई डिफरेंट लाइन लिखें और उसके लिए आप कंटेंट यहाँ से क्रिएट कर लें। फिर वो कंटेंट देगा, उसको उठाएं, कॉपी करें, इधर साइड पे डाल लें। ऐसे ही आपके सामने अब देखिए, जैसे मैंने ये 3 पैराग्राफ को कॉपी किया हुआ है और साइड पे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको। अब इसको पेस्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि राइट सोनिक यूज कर लें। राइट सोनिक क्या करेगा, इसको रिफ्रेश कर देगा। ग्रामरले यूज करें जिसकी मजीद अगर आपने परफेक्शन करनी है। आप इसको आप खुद रीड करके देखें, रीड किस लिए करना होता है हमने, यहाँ से यहाँ तक इसको अगेन रीड करें और देखें कोई लाइन डुप्लीकेट तो नहीं हुई। ठीक है, कोई यहाँ पे वर्डिंग जो है डुप्लीकेट तो नहीं हुई, क्योंकि एआई जनरेशन ना, तो हो सकता है कि इस पैराग्राफ में भी एक लाइन यूज की गई हो, नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर वो लाइन यूज हो गई हो। तो इसको आप एक दफ़ा स्टडी करके आप देखते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जब एक चीज़ परफेक्ट आपकी बन जाती है तो फिर आप उसको यूज़ कर लें अपनी वेबसाइट की कॉपी में जी। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंटेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। और ऐसे जैसे एक टूल है, तो ऐसे अगर आप सर्च करें तो 7-8 डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं और अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से आप अपना क्या करते हैं, कंटेंट डिज़ाइन करते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर लेते हैं जी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जहाँ से अपना क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कंटेंट हासिल करना होता है जी। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी वेबसाइट की एसईओ से रिलेटेड होती हैं। एसईओ हम कहते हैं आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करवाने के लिए, आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसमें अगर आपने वो काम करना हो तो उसके लिए भी आप इस कंटेंट के अंदर जो है कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कीवर्ड्स जो कि ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, वहाँ पे जाके आप देखें कि कौन सा कीवर्ड वर्क कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ, डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, तो अगर मैं अपने इस पैराग्राफ में डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ
तो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करने से क्या होगा कि जब भी मेरी वेबसाइट में यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज़ हुआ है बार बार, जो कोई भी गूगल पे जाकर डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट भी उस सर्चिंग में आ जाएगी। तो ये एसईओ होती है। तो एसईओ के लिए हमारे पास कुछ प्लगइन्स भी होते हैं। हाँ जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके प्लगइन्स भी होते हैं। लाइक आप उसको ऑल इन वन, जैसे हमने यूज़ किया था WP माइग्रेशन के लिए, ऐसे ही ऑल इन वन आपको एसईओ का भी टूल मिल जाता है जी। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है एसईओ के लिए मिल जाता है रैंक मैथ, आपको मिल जाता है, वो यूज़ कर लें आप। ठीक है। डिफरेंट आपके प्लगइन्स हैं, उनको आप सर्च करें, वो आप एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कोशिश किया करें कि जो भी आपने कोई नया फंक्शन या करना हो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, तो उसका प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, तो आज अब हमने देखना है कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो सॉरी बना सकते हैं क्लाइंट्स को शो करवाने के लिए। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने जो 3 से 4 मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए थे जो आपने करने हैं कंप्लीट, उन्हें आप कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है। जो आपकी वेबसाइट है, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट का कंप्लीट का आप स्क्रीनशॉट लें, हेडर टू बॉटम कंप्लीट का। उस डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे कि लोकल होस्ट पे आपने सेटअप किया था, ठीक है, कंटेंट उसका चेंज करें, इमेजेस उसकी जो है ऐसी लगाएं जो कि लगे कि वाकई आपने प्रोजेक्ट की है। ठीक है, रियलिटी बेसिस लगा लें आप। और उसका आप कंटेंट चेंज करें, जैसे भी ये देखें लॉरम लिप्सम लगा हुआ है सब पे, इसको चेंज करें। और आपका जब एक वेबसाइट कंप्लीट हो गई, उसका एक स्क्रीनशॉट लें कंप्लीट पेज का, और उसको आप अपने एज ए पोर्टफोलियो उसको ऐड कर लें। एक पीडीएफ फाइल बना लें, 4 से 5 वेबसाइट्स की आप पीडीएफ फाइल बना के एक ही फाइल में वो क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। या फाइवर पे या अपवर्क पे अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर उसको शो करवा सकते हैं शोकेस के तौर पे। ठीक है। तो उसमें आपको ये नहीं वहाँ पे होगा कि आपने लिंक देना है उसको या उसको दिखाना है जाके कि ये हो गया। जैसे आपने शो करवाना था कि डिज़ाइन मेरे तैयार किए हुए हैं, तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। और वो पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को या किसी भी मार्केट प्लेस पे आप उसको दिखा सकते हैं कि ये आपका क्लाइंट मौजूद है। प्रोजेक्ट का मैंने आपको ये बताया था कि आप एक ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट से रिलेटेड कोई दो डिज़ाइन बना लें अपनी वेबसाइट के। किसी भी जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है उससे रिलेटेड 2-3 प्रोजेक्ट बना लें, लोकल होस्ट पे बना लें बेशक। ऐसे ही ई कॉमर्स स्टोर से जो है आप उसके 2 या 3 वेबसाइट्स बना लें। लोकल होस्ट पे सेटअप करें, डिज़ाइन प्रॉपर बनाएं, उसकी इमेजेस एग्जैक्ट उठाएं, उसका टेक्स्ट जो है एग्जैक्ट लगाएं। यानी कि अगर आपने जैसे ये एक वेबसाइट बनाई है रेस्टोरेंट की, तो इसका कंप्लीट जो इमेजेस हैं, इसका टेक्स्ट है, इसका कंटेंट है, वो इसी से रिलेटेड हो, डमी टेक्स्ट ना हो। ठीक है। ऐसे ही उसका लोगो आप सेट कर लें, हर चीज़ परफेक्ट वे में हो, और ये समझ के करें कि आप किसी क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं। मुझे बेशक दिखा दें, मैं आपको उस चीज़ को बता दूंगा कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। कंप्लीट एक डिज़ाइन बन गया आपका, उस डिज़ाइन का एक आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। स्क्रीनशॉट जैसे मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन के थ्रू, जिससे आपके पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आए, हेडर टू बॉटम कंप्लीट, ये ना हो कि जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कंप्लीट पूरे पेज का, पूरी वेबसाइट का है। ठीक है। वो आपके पास 5 से 6 डिफरेंट वेबसाइट्स के आपके पास जो है वो होने चाहिए स्क्रीनशॉट्स। वो किस लिए होंगे? वो आपके पोर्टफोलियो के लिए होंगे कि जब आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हो तो वो आप उन्हें दिखा सकेंगे जी ये हमारी डिज़ाइन है जो मैं पहले काम कर चुका हूँ। ठीक है। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने फाइवर या अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है, वहाँ पे आप कंप्लीट प्रोजेक्ट के तौर पे भी उसको शो करवा सकते हैं कि ये मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। तो उससे ये होता है कि क्लाइंट की थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपने पहले काम किया हुआ है और आप उसको इजीली डील कर लेते हैं। पहला शेख मैंने बताया हुआ है कि स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं। स्क्रीनशॉट के लिए डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसको डीपली गाइड कर दूंगा इस बारे में। अच्छा, स्लाइडर के लिए, सॉरी स्लाइडर वाला क्वेश्चन भी था, भूल गया मैं। स्लाइडर के लिए आप क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर है आपके पास, मास्टर स्लाइडर है आपके पास, डिफरेंट प्लगइन्स हैं। उन प्लगइन्स को आप यूज़ करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, आप स्लाइड्स बनाते हैं। अब ये एक स्लाइडर है,
और एक स्लाइडर में ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं जो चेंज होती हैं, इन्हें हम स्लाइड्स कहते हैं। 2 3 4 5 जितनी मर्जी आप स्लाइड्स बना लें। तो कुछ प्लगइन्स ये करते हैं कि वो स्लाइडर, आप प्लगइन को ओपन करते हैं, वहां जाके आप अपना स्लाइडर डिजाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एलिमेंट ऐड करें स्लाइडर का, और उस स्लाइडर का आप यहाँ पे लिंक दे देते हैं, वो फिर शो करवाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? 3 मिनट है। कोई और क्वेश्चन है? वो हम डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम स्लाइडर वाला काम देख लेते हैं, अगर हम कंप्लीट कर सके तो। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। लोकेशन कैसे डालते हैं? हाँ जी, लोकेशन का भी आपके पास जो है, मैं एक दफ़ा ऑन कर लेता हूँ। हाँ जी, लास्ट क्लास है, लेकिन आप लोगों के जो भी इश्यूज है, क्वेश्चंस हैं, वो अगर आज भी कंप्लीट नहीं होते तो आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस आपने अपने कंप्लीट करने हैं जी। ये नहीं सोचना है कि आपकी क्लास या कोर्स खत्म हो गया है तो अब आपकी लर्निंग भी खत्म हो गई है। लर्निंग आपकी रहेगी, हमेशा रहेगी। और सीखते रहें, जो इश्यूज आपको आते हैं मुझसे पूछते रहें। ठीक है, डिस्कस करते रहें। स्लाइडर के लिए मैं भी देखता हूँ, टाइम हमारे पास है 2 मिनट, अगर हो जाता है तो, वरना फिर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके वैसे आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी रह गया। सुबह क्लास मुश्किल हो जाएगी। आप, आपके जो क्वेश्चन है ना, वो एक वॉइस नोट बना के, अगेन सुन लें, सब बच्चों को बता रहा हूँ मैं, कि जो जो क्वेश्चंस आपके हों वो एक वॉइस नोट बना के, ठीक है, मुझे आप पर्सनल मैसेज कर दें। ठीक है, मैं आपको वैसे ही उसमें इसका आंसर कर दूंगा। और अगर कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ जिसको आप चाह रहे हैं कि मैं करके दिखाऊं, उसके एक टेक्स्ट मैसेज आप मुझे कर दें, ताकि फिर मैं देखूंगा कि उसकी वीडियो बना के कंप्लीट वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। देखेंगे इसका भी इंशाल्लाह, जो है अगर हमारे पास में सोल्यूशन निकलता है तो। ठीक है, इसका भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी ये है कि आप में से जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो इंटर्नशिप में हम चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर करेंगे। जब हम आपको किसी न किसी क्लाइंट के साथ लिंक करके आपको प्रोजेक्ट को असाइन करने होंगे, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी इन चीज़ों की कि आप किस तरह से वर्क करते हैं क्लाइंट के साथ। अच्छा जी, लास्ट मिनट है। लास्ट मिनट में मैं एक लिंक शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि मेरी फीडबैक से रिलेटेड होगा, और आपने उस पर मुझे फीडबैक देना है कि मेरे साथ आपका ये कोर्स कैसा रहा। ठीक है, वो